नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करेंगे 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक का शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है। अगर पिछले वीक अगर हम देखें तो लगातार शेयर मार्केट में निफ्टी में थोड़ी सी तेजी दिखाई दी है। और ये तेजी क्या बरकरार रहने वाली है या बस थोड़ी सी क्षणिक थी और फिर वापस जाएगा? क्योंकि जो कुछ मेजर रेजिस्टेंस थे उसको निफ्टी ने तोड़ा है। और जो ग्लोबल क्यूज है, जो ट्रम्प की बातें हैं, जो चाइना है, जो रशिया है, जो इंडिया है, इन सब को लेकर जो ग्लोबल क्यूज बन रहे हैं, समीकरण बन रहे हैं, उनका क्या होगा? कुछ अगर डेटा आने वाले हैं यूएस के या इंडिया के, तो उन डेटा का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे और शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है, इस सब विषय को हम समझेंगे एसएमसी ग्रुप के सीएमडी सुभाष अग्रवाल जी से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद नरविंदर जी, सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे फ़ॉलो करते हैं। देखिए रविंदर जी, पिछला वीक बहुत बढ़िया रहा शेयर मार्केट के लिए, मार्केट बेटर रहा और एफआई तो जैसे-वैसे सेलिंग उनकी बरकरार थी, 3,577 करोड़ की उन्होंने पिछले वीक सेलिंग की है जी। और जैसे हाँ, ये उनका 11वाँ लगातार वीक है जहाँ वो सेलिंग कर रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स उनका 22वाँ वीक है जो लगातार बाइंग कर रहे हैं और उनकी 13,703 करोड़ की बाइंग पिछली वीक रही। तो उनकी सपोर्ट कंटिन्यूअस है, जीएसटी रैशनलाइज़ेशन चल रहा है नी? और फेस्टिव डिमांड आ रही है। अ, यूएस और इंडिया की जो ट्रेड टेंशन है, उसमें उम्मीद है कि ईज़ी हो जाएगी। और जी। यूएस ने यूरोपियन यूनियन को भी बोला था कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, तो आप इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं। तो वो भी उसकी बात को नहीं मान रहे और हालांकि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ग्लोबल मार्केट भी तेजी में है। हमारा सेकंड हाफ 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छा है कि ये बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है नी? और हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं, तो मॉनिटरिंग ईजिंग वो भी कंटिन्यूअस मेंटेन्ड है। इन्फ्लेशन हालाँकि अ, थोड़ा-सा इस महीने बढ़ा है, लेकिन कोई उसमें नेगेटिव नहीं है, ऐसा कुछ है। और वो आगे आने वाले टाइम में जो कट हुए हैं, जीएसटी कट हुए हैं, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और घटेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में 2% के आसपास, उससे भी लेस उम्मीद है जैसे कि, तो जीएसटी रहने की उम्मीद है। मॉनसून तो अच्छा है ही, है ना? और टैक्स रेट हमारा 25 के अंदर 24-25 में भी उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव है, अर्बन डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये सब देखते हुए मार्केट हमारा आगे आने वाले टाइम में सही रहना चाहिए। और जैसे हो कि उम्मीद है कि एफआई जो फ्राइडे को उन्होंने बाइंग की है, तो ये एक थोड़ा-सा पॉजिटिव है। हो सकता है वो कंटिन्यूअस जो सेलिंग कर रहे हैं, वो बाइंग में आ जाए। ओके। हुँ। अच्छा सुभाष जी, एक चीज़ और थोड़ा-सा बताएँ, जो भी हालिया जो एक समस्याएँ जो फ्लड को लेके शुरू हुई हैं, तो फ्लड का इस तरह से आना, इस तरह से बढ़ जाना, ये क्या हमारे डेटा में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है एग्री सेक्टर में? देखो ऐसा है, कुल मिला के जो मॉनसून बेटर रहा है तो सब फसल के लिए बढ़िया है, लेकिन लॉसेस भी बहुत हुए हैं। फ्लड आ गया है वहाँ पे, मैन पावर लॉस हो गया है, बादल फट गए हैं, अब अनयूजुअल फसलें खराब हो गई है। तो ये डैमेजेस हैं, लेकिन यदि हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो कुल मिला के पॉजिटिव है। एग्रीकल्चर ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में जीडीपी हमारी 4-1% रहती है, उसके आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। रूरल डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और जो फेड रेट कट है 17 सितंबर को, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव लगता है कि भी 25 पैसा इस बार घटना चाहिए। तो उससे भी ग्लोबल डिमांड हमारी ग्लोबल ये पॉजिटिव रहेगा मूड। और जो हमारा आईटी एक्सपेंडिचर है, जो पीछे डाउन हो गए थे आईटी, ये पिछले वीक 4% आईटी सेक्टर बढ़ा है,
क्योंकि डिमांड यूएस की, यूरोप की इनकी अच्छी रहती है आईटी सेक्टर में, वहाँ डिमांड बढ़ेगी तो ये इनको आईटी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो और ये फेड रेट कट से डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है। फेड रेट से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, तो फेड रेट अगर कट होता है तो हम एफआईआईज की बाइंग भी देख सकते हैं क्या? देखिए, फेड रेट कट से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है ना? और जब इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है तो अदर चीज़ों की वहाँ पे जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो कॉम्पिटिटिव हो जाती है। पैसा जो वहाँ से यहाँ इंडिया में आना शुरू होता है, वहाँ ये मतलब फ्लो उल्टा हो जाता है। अभी पैसा वहाँ जा रहा है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बेटर है, और तो ये वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी है, तो ये थोड़ा बेटर है। और फिर यदि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटता है, तो वर्ल्ड के अंदर सभी जगह रेट घटना शुरू हो जाते हैं। तो इंडिया में भी और घटने की उम्मीद हो जाएगी, जो अक्टूबर में मॉनिटरिंग पॉलिसी है, तो उससे जी। हमारी इंडस्ट्री भी कॉम्पिटिटिव होती है। तो ये ओके। एक और साइकिल बेटर है। साइकिल पे, अच्छा सुभाष जी, दूसरी बात जो ये ट्रम्प 100% टैरिफ की अब धमकी देने लग गए हैं, ये क्या मामला है? ये किस ओर लेके जाना चाह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था को या पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को? देखिए, जो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है थोड़ा-सा, अभी कोई ख़ास, जबकि टैरिफ का इम्पैक्ट इतना नहीं आया, तब भी थोड़ा-सा बढ़ा है। ओके। तो ये वहाँ की इंडस्ट्री के हिसाब से टैरिफ बढ़ाना कोई समझदारी नहीं है, और ये सिर्फ थ्रेट ही है। और जो हमारा ये 50% किया है, ये मैं समझता हूँ शॉर्ट टाइम में ये पूरा ऑप्टिमिज्म है कि ये भी 25% जो एडिशनल ड्यूटी है एटलीस्ट वो घट सकता है, और कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो और भी रेट घट सकते हैं। तो क्योंकि यूएस इंडिया का एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है, और यूएस नहीं चाहता कि इंडिया से रिलेशनशिप हमारी कम हो, और यूएस चाहता है कि इंडिया जैसा देश जहाँ 145 करोड़ की जनता है, उसकी डिमांड का बेनिफिट उसको मिलता रहे, और जी। वो ज़्यादा लूज़र है यदि कोई हमारे से रिलेशन ख़त्म होते हैं। हम तो फिर भी जैसे रसिया, चाइना, यूरोप, यूके, इनसे हमारे रिलेशंस काफ़ी बेटर हुए हैं। तो हमारी जैसे श्रिम्प है, वो सी फूड है, ये अब यूरोप जी। ने काफ़ी उम्मीद है वो बड़ा ऑर्डर दे देंगे। तो हमारा हम्म। अल्टरनेटिव 40-50 कंट्री में हम एक्सपोर्ट को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो तो मतलब हम ओवरऑल आपका ये मानना है इस सारे सिनारियो में अगर कोई लूजर रहता है तो अमेरिका ही लूजर रहने वाला है? अमेरिका ही लूज़र रहेगा। उसको इतना बड़ा मार्केट इंडिया का मिला हुआ है, वो उसको नुकसानदेह रहेगा। अच्छा। अब सुभाष जी एक चीज़ और बताइए, अभी हम ये हुँ। भी आते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक शेयर मार्केट कैसा रहेगा, उसकी क्या रेंज रहने वाली है, निफ्टी कहाँ तक जाएगा, बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा, या अगर नीचे गिरता है वापसी आता तो कहाँ तक संभावनाएँ हैं? इन सब के मद्देनज़र अगर हम ये देखें कि 22 सितंबर से नए वाले जो जीएसटी के रेट्स हैं वो लागू हो जाएँगे। तो जो नए बिल्कुल। जीएसटी के रेट लागू होते हैं, तो इससे क्या शेयर मार्केट पे अभी और हम 22 सितंबर के बाद कोई नया प्रभाव देख सकते हैं, या जो भी एंटीसिपेशन थी वो शेयर मार्केट ने उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया है? देखो, शेयर मार्केट में वैसे तो कोई भी इवेंट होने से पहले, डिक्लेयर होने तक वो आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब एक्चुअल रेट में फर्क आता है तो आम पब्लिक को क्योंकि वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो तो बहुत पहले से उसको समझ जाते हैं, और उसका उनकी तरफ से बाइंग बननी शुरू हो जाती है। लेकिन आम इन्वेस्टर की जो बड़े ग्रुप में रिटेल इन्वेस्टर जो करते हैं, वो इम्प्लीमेंट होता है, उसका इम्पैक्ट देख के फिर वो धीरे-धीरे उसका इम्पैक्ट और बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो ये इसका इम्पैक्ट धीरे-धीरे और आ जाएगा, और ये एक लॉन्ग टर्म रिफ़ॉर्म है, और इसका इम्पैक्ट बहुत बेटर है आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे हमारा ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में 2-2 3-3 महीने का स्टॉक ट्रेडर्स के पास पड़ा था। तो 2 जी। चैलेंजेस थे कि वो तो एक तो वो स्टॉक कैसे निकलेगा, है नहीं? तो अब ये जीएसटी घटने से वो स्टॉक में डिमांड बढ़ गई है, तो ये नई गाड़ियों की डिमांड काफ़ी बनी गई, और सस्ती होने से फ़र्क तो पड़ेगा ही, है ना? तो और फूड आइटम्स हैं, है नहीं? तो जो-जो जीएसटी ऑलमोस्ट कितने सारे आइटम्स पे उन्होंने कम किए हैं, 400 आइटम अफेक्टेड पड़े हैं।
तो उन सब में डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, सारे सेक्टर में इसका पॉजिटिव फ़र्क आता है, और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है, पूरा ये इकोसिस्टम बेटर हो जाता है, तो ये फ़र्क रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुभाष जी, एक चीज़ और इसी पे बताएँ जीएसटी से जुड़े हुए मसले पे कि इस जो नए स्लैब चेंजेस हुए हैं, इनसे जीएसटी के कलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या जीएसटी का कलेक्शन अब पहले के मुकाबले कम होगा या बढ़ जाएगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा घटेगा, लेकिन क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी भी पैरेलल इकोनॉमी में बिलीव करती है, हाई रेट होने की वजह से। लेकिन वो सबको अब एक तो इनके जीएसटी वालों के या गवर्नमेंट के कंप्यूटराइज़ेशन सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि जो ऐसे हैं उनको पकड़ रहे हैं ये। तो और जब जीएसटी रैशनलाइज़ भी हो जाएगा तो उनके लिए एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी अपनी कॉस्ट होती है। तो मैं समझता हूँ कि एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर जीएसटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कलेक्शन बेटर होगी, और लोग कंप्लायंट बेटर होगी, कंप्लायंस जब बेटर होगी तो टोटल कलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओके। धीरे-धीरे इसको ये ऊपर ही आ जाएँगे। धीरे-धीरे ऊपर ही आएगा। सुभाष जी, अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स में हमें तेज़ी देखने को ज़्यादा मिल सकती है? देखो, हमारा ये पिछले वीक में हम देखें तो डिफेंस सेक्टर हमारा 7% बढ़ा, है ओके। ना जी? आईटी सेक्टर 4% बढ़ा, पीएसयू बैंक 3% बढ़ा, ऑटो, मेटल, फार्मा ये 2% बढ़े हैं, 2-2% सारे। है ना? सिर्फ़ कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स वो 1% घटा है ना? वैसे रियल रियल एस्टेट भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्यों रियल एस्टेट बेनिफिटेड में है नहीं? फूड इंडस्ट्री भी बेनिफिटेड में है, मेटल भी बेनिफिटेड में है, ऑटो सेक्टर बेनिफिटेड में है। तो ये सारे सेक्टर में डिफेंस सेक्टर भी इनमें, क्योंकि जब इनपुट कॉस्ट कम होती है, जीएसटी कम होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो जाती है, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, और लोकल डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये इकोसिस्टम जब लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो एवरेज कॉस्ट कम बनती है, फिक्स कॉस्ट वहीं रहती है, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने से एवरेज कॉस्ट कम होती है, प्राइसेस कम हो जाती हैं। बैंक में भी जैसे आरबीआई रेट घटा रहा है, तो अक्टूबर में हो सकता है 25 पैसा यहाँ भी घट जाए, और इन्फ्लेशन हमारा कम होता है, तो फिर बैंक इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। और तो ये टोटलिटी में इफ़ेक्ट हमारा शेयर मार्केट के ऊपर तेज़ी की तरफ आता है। तो ये जीएसटी रैशनलाइज़ेशन और डायरेक्ट टैक्स रैशनलाइज़ेशन, और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस गवर्नमेंट करने जा रही है, तो ये सब में इम्पैक्ट पॉज़िटिव रहेगा। और ईज़ वहाँ का ऑफ भी आप ई ई देखो, ई यूएस का भी स्टॉक देखें, तो मैं हाँ जी। आपको बता देता हूँ, पिछले वीक एस&पी 500 वीक के अंदर 1.6% बढ़ा है, डो 1% बढ़ा है, नैस्डैक 2% बढ़ा है। तो ये भी हमारा एक पॉज़िटिव है, जब ग्लोबल मार्केट तेज़ी पे है, तो यहाँ पर भी वो तेज़ी बनी रहेगी। और अभी मूड भी तेज़ी का है, सेंटिमेंट्स भी मूड भी तेज़ी के। मूड भी हाँ जी। तेज़ी का है, सेंटिमेंट्स भी तेज़ी के हैं। एक अभी आपने बात कही कि गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस शुरू करने जा रही है। तो ईज़ ऑफ हुँ। डूइंग बिज़नेस पे तो ख़ैर हमारे प्रधानमंत्री का शुरू से ही ज़ोर है। तो अब क्या नया प्लान किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए? देखो, बहुत सारी अप्रूवल्स हैं जिनमें टाइम लगता है। वो टाइम वन विंडो सिस्टम, है नहीं? बहुत फंड फ्लो जो होता है बाहर से, जो एफपीआई का फंड आता है, एफडीआई का जो फंड आता है, उनमें अप्रूवल्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। वो रिलैक्स करने की बात चल रही है। कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री के लिए, है ना? थोड़ा-सा इंस्पेक्टर राज थोड़ा-थोड़ा बीच में आ जाता है कंप्लायंस के नाम में। वो सही कर रहे हैं। लेबर लॉ, लैंड रिकॉर्ड्स, इनमें ठीक कर रहे हैं। तो ये डिजिटाइज़ेशन बढ़ा रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम बहुत बेटर हो गया है, और तो ये सब का टोटलिटी में बहुत थोड़ा-थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि ये क क्या ख़ास बात है, लेकिन ये आज हमारा 50% टाइम कंप्लायंस में जाता है। तो वो जी। यदि वो 25% भी कम कर देंगे, तो इसका टोटलिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हर जगह ऐसी-ऐसी पेनल्टीज़ लगा रखी हैं, जो क्रिमिनल पेनल्टीज़ हैं, उसको हटा जी। देंगे।
है ना, पेनल्टीज को जस्टिफाइबल कर देंगे। कई लॉज ऐसे बने हुए हैं जो इम्प्रैक्टिकल है, उसको हटा देंगे, इनको इजी कर देंगे। तो ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कवर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो अननेसेसरी बिजनेसमैन को परेशान करती हैं, हमारा सताती हैं। यूरोपियन हाँ, यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की उम्मीद है, उससे हमारा जी, बिज़नेस बढ़ेगा। यूके से तो हो ही गया है, और बहुत सारी कंट्री से हम लगे हुए हैं, जो काम पहले नहीं हो रहे थे, ये इसके थ्रेट के अंदर वो गवर्नमेंट ने वो वो बढ़ गए हैं। पीएलआई बिल्कुल, पीएलआई में और इंडस्ट्री को कवर कर सकते हैं। कुछ जैसे कुछ ड्यूटी वगैरह है, उनको कम किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ों का फ़र्क रहेगा। बिल्कुल, तो यानी कि इसे हम आपदा में अवसर मान लें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपदा में सुभाष जी, अवसर मिलेगा। कंप्लायंस की बात करी तो आगे चलता हूँ कि आपसे रेंज भी अब ले लेता हूँ क्योंकि समय हो गया है रेंज भी जानने का। लेकिन उससे पहले कंप्लायंस के विषय में थोड़ा-सा बताइए कि जो भी इनकम टैक्स की डेडलाइन जो 15 सितंबर है, क्या इसमें कितना टैक्स कलेक्शन होने की उम्मीद पड़ रही है आपको? कितनी परसेंटेज ऑफ नए फाइलर्स होंगे जो इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं? और साथ के साथ क्या डेट एक्सटेंड करने की भी कोई संभावना दिखाई दे रही है? देखो फ्राइडे तक है ना 5 करोड़ के करीब रिटर्न फाइल हो गई थी। गवर्नमेंट ओके, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 करोड़ से 7.5 करोड़। तो जी, यदि गवर्नमेंट को लगेगा कि भई ये 2-1 करोड़, 2.5 करोड़ जो रिटर्न पेंडिंग है, ये हो जानी चाहिए 5 सितंबर तक 15 सितंबर तक। यदि नहीं हो तो वो डिसीज़न उसी दिन लेंगे। तो इसका ओके, इम्पैक्ट गवर्नमेंट तभी बताएगी कि भई 15 सितंबर को ही की डेट बढ़ाएँगे या नहीं बढ़ाएँगे। नहीं लेकिन हुआ। मैं सोचता हूँ बढ़ानी नहीं चाहिए डेट। क्योंकि बहुत सफिशिएंट टाइम दिया गया है। ऐसे डेट बढ़ाने से वो फिर आदत तो गंदी बनेगी। आदत बन जाती है, बिल्कुल सही बात है। फिर लोग एक्सपेक्ट करने लगे कि भाई डेट तो बढ़ेगी और उस चक्कर में पीछे रह जाते हैं। तो हुँ। सुभाष जी अभी ये भी बता दें कि भाई नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी किस रेंज में रहने वाले हैं? देखो मेरे मेरे हिसाब से 24,850 से 25,550, ये 700 की रेंज दी है मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम 24,850 से लेके 25,550। हाँ जी, हाँ जी। मार्केट में हाँ, 25,114 क्लोज़ हुआ था। मैं फ़ील करता हूँ कि जी, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और फिर भी मैंने 24,850 दिया है कि 25,000 के लेवल पे नीचे जाता है तो 24,900 पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, और जी, 50 पॉइंट और मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है। और ऊपर में 25,550 दिया है। हालाँकि 25,400 पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। मतलब ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई है। फिर भी इसको तोड़ता है तो 25,550 पे निफ्टी जा सकता है। जी, और बैंक निफ्टी 54,809 पे क्लोज हुआ था। तो ये 54,100 से 55,500, 1,400 का दिया है इस बार। तो मैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी देखिए, एक तो क्या होता है, आरएसआई ये देखने पड़ते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स ये बहुत घटे हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स, आरएसआई बेटर हुआ है। तो जो कि सारे जो टेक्निकल चार्ट है वो पॉजिटिव की तरफ है। तो बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, यानी कि निफ्टी में आप देखते हैं 24,850 लोवेस्ट बना सकता है, जबकि आपको उम्मीद है कि 24,900 से ही नीचे नहीं जाना चाहिए। बट थोड़ा-सा कुशन लेके आप हमेशा चलते मैंने देखा है। और 25,550 जो है ना उसका हाईएस्ट हो सकता है। और बैंक निफ्टी 54,100 से लेके 55,500 रह सकता है। हुँ। एक ये क्या है मैंने आप इन्फोसिस। हाँ। इन्फोसिस का बायबैक भी डिक्लेयर हुआ हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना? जी। वो और कितना बड़ा इसलिए काफ़ी मतलब आईटी इंडस्ट्री में वो 4% पिछली वीक बढ़ा, तो जी, इससे थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट आईटी इंडस्ट्री के अंदर बना है। जी, जी। हाँ, मतलब इन्फोसिस ने काफ़ी लंबा-चौड़ा बायबैक अनाउंस कर दिया है। हाँ जी। और तो सेकंड हाफ दर मैंने जैसे बताया कि ऑप्टिमिज़्म बहुत ज़्यादा है कि जी, सेकंड हाफ हमारा बहुत, क्योंकि जो जीएसटी रेट घटे हैं, इसकी जी। डिमांड सारा सेकंड वीक में आएगा। 22 सितंबर से एप्लीकेबल है, तो 8 दिन एक तो फेस्टिव डिमांड बढ़ रही रही है। पेंट अप हुँ, डिमांड जो अभी लोग नहीं परचेज़ कर रहे थे, 22 सितंबर जी। से परचेज़ करेंगे। तो ये 30 बिल्कुल सितंबर ठीक में बात है, तो 22 ज़्यादा सितंबर से वॉल्यूम बड़ी नहीं आएगा। सारी अमेज़न की हाँ, भी सेल आ रही है, फ्लिपकार्ट भी सारे हाँ, लोग मतलब इंतज़ार में लगे हुए हैं। और वैसे भी हाँ। श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्धों के बाद ही होता है। और मैं समझता हूँ जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी है, वो नवरात्रों में ही शुरू किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों हुँ, को देखते हुँ। हुए। तो सुभाष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं, सराहते हैं, इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और सुभाष जी भी कभी फेल नहीं हुए आज तक। और मैं भी सुभाष जी की वजह से ही कंटिन्यू कर पाता हूँ कि उनका भी जोश और जज़्बा बरकरार रहता है। आज भी आप देख रहे हैं कि मैं कार से कर रहा हूँ, तो हमने कहा कि कर लेते हैं, अदरवाइज़ कई बार आगे-पीछे हो जाता। तो ये भी रहता है कि दर्शकों तक जल्दी से जल्दी
विश्लेषण पहुंच जाए तो अच्छा है। अदरवाइज तो हम 12-1 बजे तक भी डालते ही हैं, तो आप तक पहुंचता रहता है। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और सभी लोग इस तरह से अपने प्यार को बरसाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएँ, और जो लोग फाइनेंशियली अवेयर होना चाहते हैं, उन तक भी हमारे इस वीडियो को पहुँचाएँ। और हमेशा मैं कहता हूँ कि यह कार्यक्रम हमारा किसी भी तरह को आपको खरीद-फरोख्त और बेच की सलाह नहीं देता है। आपको जो भी निवेश करना है या ट्रेडिंग करनी है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। यह कार्यक्रम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फ़ाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, आपकी फ़ाइनेंशियल ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे, और इसके लिए सुभाष जी ज्ञान अपना पूरा लगाते हैं। और सुभाष जी तो ये भी कहते हैं कि पहले मैं कम पढ़ता था, अब इस प्रोग्राम के लिए मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाता है। तो सुभाष जी, हाँ, आपके बिल्कुल एफर्ट्स के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद जो मुझे देखते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है आप सभी को जब मैं बताना पड़ता है तो मुझे जैसे रविंद्र जी ने कहा पढ़ना भी पड़ता है तो वो तो एक नॉलेज तो मेरी भी बढ़ रही है तो धन्यवाद सभी का। धन्यवाद।